सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलेंगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि ट्रेंड ने 1000 लार्ज बॉक्स फैशन स्टोर्स को क्रॉस कर लिया है और इस अचीवमेंट की वजह से आज के दिन ट्रेंड में आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है। अब इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में भी आप समझ सकते हैं। तो देखो, ट्रेंड के पोर्टफोलियो को जब आप झाँकोगे तो वहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा स्टोर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 248 स्टोर्स वेस्ट साइड वाला है और 757 स्टोर जूडियो वाला है। वेस्ट साइड का मतलब यहाँ पर ये मत समझना कि वेस्ट साइड में कोई स्टोर्स की बात हो रही है, ऐसा नहीं। वेस्ट साइड एक स्टोर का नाम है, जैसे जूडियो नाम है वैसे ही ये नाम है। तो 248 स्टोर वो है और 757 स्टोर जूडियो का है, और दोनों का अगर आप ऐड कर दोगे तो 1000 से भी ज़्यादा फैशन स्टोर्स ये अपने पोर्टफोलियो में ओन करती है। और इस अचीवमेंट की वजह से ही आज के दिन परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो आपको अच्छी देखने को मिलेगी। बट इन सारी चीज़ों के बेसिस पे दोस्तों परफॉर्मेंस आज के दिन तो ज़रूर आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, बट अल्टीमेटली ये परफॉर्मेंस को आगे भी कंटिन्यू करना है तो कंपनी को नंबर्स पे ज़्यादा डिपेंड करने होंगे। और पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी के वैल्यूशंस को अगर हम देखें तो अभी जो इसका करंट वैल्यूशन है वो पिछले 5 साल के लोवेस्ट पे है। इसका मतलब ये है कि पिछले 5 साल में जो कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूशन पे दिख रही थी अभी अपने लोएस्ट वैल्यूशन पे दिख रही है। तो ऐसा होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो ऐसा होने का सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों ग्रोथ। अगर पिछले 3 साल का ही क्वार्टरली नंबर देखोगे और एवरी क्वार्टर को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे तो लास्ट 2 क्वार्टर के जो ग्रोथ हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो सबसे कम देखने को मिलेंगे पहले वाले ग्रोथ के कंपैरिजन में। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि आप ज़्यादा वैल्यूशन पे तो नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 50 का है और वो कंपनी के अर्निंग्स हर क्वार्टर में 20% से ग्रो कर जाते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वो वैल्यूएशन ईजिली सस्टेन भी हो सकता है। अगर 25% से ग्रो करने लगे तो हो सकता है 50 का पे 60-70 पे भी चला जाए। बट वही जब कंपनी के अर्निंग्स 20% से गिरकर 18% पे 15% पे है तब मार्केट ये ज़रूर सोचेगी कि इस नहीं 50 के वैल्यूएशन पे 15% के अर्निंग्स मज़ा नहीं है, कम होना चाहिए। तो वही चीज़ आपको ट्रेंड में फेस होता हुआ देखने को मिला है। बट ऐसे नहीं कि ट्रेंड ने अर्निंग्स अभी जो दिखा रखी हैं पिछले कुछ टाइम से वो ख़राब है। अर्निंग्स ख़राब नहीं होती हैं, अर्निंग्स अच्छी ही होती हैं, बट वो वैल्यूशंस के हिसाब से कैसी हैं वो मैटर करता है। अब वैल्यूशंस के हिसाब से 10 का ग्रोथ भी अच्छा नज़र आएगा और 10 का ग्रोथ ख़राब भी नज़र आएगा, तो इस चीज़ को समझो और इन्हीं सारी चीज़ों को नोट करनी है एज ए इन्वेस्टर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड। अब दोस्तों वेदांता की तरफ से डेट फाइनलाइज हो चुकी है इनके डिमर्जर का रेशो आप सभी को पता ही है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को एक के बदले आई थिंक 5 या 6 इक्विटी शेयर्स दे रही है। अब दोस्तों उसका डेट यहाँ पर फाइनलाइज ये है कि पहले वेदांता ने बताया था कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो डिमर्जर करती हुई नजर आएगी, बट अब दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर यह है कि डिमर्जर के डेट को वो फिलहाल एक्सटेंड कर चुकी है। पहले 31 मार्च एंड डेट था, अब उसको बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। अब इस सारी चीज़ों को लेकर वेदांता की तरफ से तो अपडेट हमें सुनने को मिल चुकी है, बट अल्टीमेटली अगर एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिलता है यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से अप्रूवल मिलता है तभी ये डेट एक्सटेंड होंगी। तो इन सारी अप्रूवल्स को लेकर अभी जो कन्फर्मेशन है वो आना बाकी है, मतलब डिटेल्स अभी देखा जाए तो अंडर प्रोसेस है, पेंडिंग है। अप्रूव हो जाएगा तो डेट फाइनलाइज हो जाएंगी कि 30 सितंबर तक आपको ये डिमर्जर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों टाटा मोटर्स पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सारी न्यूज़ से घिरी पड़ी है, जिसमें एक न्यूज़ था ट्रंप ने 25% जो टैरिफ लगाया अपने ऑटो इंपोर्ट्स पे, और उस वजह से टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर के बीच में एक कंसर्न क्रिएट हो गया ग्रोथ का। क्योंकि दोस्तों चाइना की बात करें और यूरोप की बात करें और यूके की बात करें और यूएस की बात करें तो इन 4-5 बड़े मार्केट में टाटा मोटर्स काम करती है, जिसमें सबसे अच्छा जो ग्रोथ अभी पिछले कुछ टाइम से आ रहा है वो यूएस से ही आ रहा है, और कंपनी ने बताया था कि आगे भी हम डबल डिजिट की ग्रोथ वहाँ से उम्मीद कर रहे हैं। अब देखो, जो बेस्ट मार्केट था वही अगर ख़राब हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के नंबर्स फ्यूचर में और भी ख़राब हो सकते हैं। चाइना से तो ख़राब रह ही रहे हैं, यूरोप से भी ख़राब रह रहे हैं, यूके से भी ख़राब रह रहे हैं, और अब यूएस भी अगर हाथ से जाएगा तो अल्टीमेटली कंपनी बाहर से उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगी।
बट ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स के साथ ही है, ये प्रॉब्लम और भी बड़े बड़े नाम के साथ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें Hyundai, निसान, होंडा और टोयोटा जैसे ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो दोस्तों, अपडेट यहाँ पर यह है कि ये जो टैरिफ है उससे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा वो टोयोटा में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो यूएस के मार्केट में सबसे बड़ी सेलर है और जो चौथे नंबर पे स्पॉट ले रखी है वो है होंडा, और उसके बाद पाँचवें नंबर का जो स्पॉट है वो है निसान का, और बाकी बीच में इनके जो डोमेस्टिक कंपनी है टेस्ला वगैरह उनका नाम आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये न्यूज़ की वजह से मैक्सिमम इम्पैक्ट हमें टाटा मोटर्स में ही नहीं, बाकी के जो कार्स कंपनी है उसमें भी देखने को मिलेंगे। बट इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों एक और न्यूज़ है जो कि आपको नोट करनी है, और वो न्यूज़ ये है कि टाटा मोटर्स सेल कर रही है 80% स्टेक JLR वेंचर्स का। अब इससे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं समझा देना चाहूँगा आपको। JLR की जब हम बात करते हैं, जैगुआर लैंड रोवर, तो वो इस कंपनी की सबसे कॉन्ट्रीब्यूटिंग सब्सिडरी है। अब उसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है JLR वेंचर्स, ठीक है, उसकी 80% स्टेक ये बेच रही है किसको? टाटा ऑटोकॉम सिस्टम लिमिटेड को। फिर से समझ सकते हैं आप, टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है JLR की सब्सिडरी है JLR वेंचर्स लिमिटेड, जिसको ऑन टाटा मोटर्स ही करती है इनडायरेक्टली। अगर हम देखें तो उसका 80% स्टेक्स ये बेच रही है। क्लियर हो गया होगा आपको। और साथ में दोस्तों ये सारी न्यूज़ के बाद एक और न्यूज़ अभी आनी बाकी है, और वो है सेल्स डेटा, जो कि मार्च के महीने का हमें देखने को मिलेगा। और महिंद्रा का सेल्स डेटा आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स के हिसाब से देखें तो हम उम्मीद करेंगे कि टाटा मोटर्स के सेल्स डेटा पे कुछ खास अच्छे ही हमें देखने को मिले। अगर अच्छे देखने को मिल गए तो काफ़ी अच्छी बात है, और ख़राब देखने को मिल गए तो क्या ही कर सकते हैं, हम सिचुएशंस को इम्प्रूव होने का ही वेट कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब दोस्तों दीपक नाइट्राइट की बात करें या फिर बाकी केमिकल सेक्टर की बात करें, सबसे रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। अब दोस्तों अभी रिसेंटली एक डेटा पब्लिश हुआ जिसमें मेंशन किया गया है कि इंडिया ने क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है रशिया से। अभी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें फरवरी मंथ के इंपोर्ट्स को, तो वो आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। बट अगर हम बात करें, मार्च के महीने की बात हम कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो वो फ्लैट ही देखने को मिलेंगे। बट हम जब बात करते हैं फरवरी से कंपेयर करके, तो 30% ज़्यादा इंपोर्ट्स हमें देखने को मिले हैं इंडिया का रशिया के ऑयल से। अब इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों इंडिया को फिर से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बातें यहाँ पर ये चल रही हैं कि रशिया से जो भी कंट्री ऑयल इंपोर्ट करती है उसके ऊपर ट्रम्प की टैरिफ हमें देखने को मिल सकती है। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ट्रम्प जो है वो ज़्यादा टैरिफ लगाते हुए नज़र आ सकते हैं रशिया के ऑयल्स के ऊपर, और इस वजह से क्या है कि रशिया के जो ऑयल्स हैं वो और भी ज़्यादा महंगे होते हुए देखने को मिलेंगे। और कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी क्लेम कर रही हैं कि ट्रम्प जो है वो बोल सकते हैं वार्न कर रहे हैं उन सारी कंट्रीज़ को जो कि रशिया के ऑयल बाई कर रही है, यानी कि वहाँ पर भी आपको सेकेंडरी टैरिफ लगती हुई देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस महंगे होंगे। अब इन सारी चीज़ों की वजह से अगर दीपक नाइट्रेट को प्रॉब्लम होगा तो कैसे होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, दीपक नाइट्रेट के जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से ही बनता है। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जितने बढ़ेंगे उतना ज़्यादा इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरेंगे। और पिछले कुछ साल की बात करें, लाइक पिछले 3 साल की बात करें, तो बैक टू बैक हर साल कंपनी के जो ओपीएम है वो नीचे की ही और गए हैं, और इस बीच में कंपनी के जो रेवेन्यू है वो ऊपर की ओर गए हैं। बट कंपनी के प्रॉफिट को देखो, ज़्यादा रेवेन्यू के बावजूद भी क्या कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है? नहीं। प्रॉफिट तो आ रहा है बट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स लगातार गिर रहे हैं ऑयल के वॉलेटिलिटी की वजह से या फिर बढ़ते ऑयल के प्राइसेस की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना है एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल रहने वाला है उनके लिए जो केमिकल स्टॉक को ओन करते हैं या जो भी केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।